So today we will start pharmacodynamic. फार्माकोडायनेमिक यानी मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग, इसमें अपन दो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, इफेक्ट एंड एक्शन. कुछ टर्म्स अपन को पता होनी चाहिए, व्हाट इज इफेक्ट, व्हाट इज एक्शन. इफेक्ट मीन्स फाइनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग. फाइनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग. ये रिस्पॉन्स कैसे आएगा और कहाँ पे आएगा, यानी हाउ एंड वेयर ड्रग विल एक्ट. फाइनल इफेक्ट, फाइनल रिस्पॉन्स इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल पाइलोकार्पिन. पाइलोकार्पिन क्या है? कोलिनोमाइमेटिक ड्रग. इतना पता है पाइलोकार्पिन का, ठीक है. पाइलोकार्पिन क्या है? कोलिनर्जिक ड्रग है. इसका काम है मियोसिस कराना. तो पाइलोकार्पिन क्या करता है? मियोसिस. तो ये तो हो गया उसका इफेक्ट. फाइनल इफेक्ट की मियोसिस करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल. पर उसने मियोसिस कैसे किया, वो कैसे किया वो आ जाएगा उसका एक्शन में. फॉर एग्जाम्पल पाइलोकार्पिन है, ये किस पे काम करता है? कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करके मियोसिस करेगा. यानी उसकी साइट ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म एक्शन क्या है? कोलिनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके. M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो मियोसिस करेगा. तो फाइनल रिस्पॉन्स इफेक्ट, और वो कैसे आएगा और कहाँ पे आएगा, दैट इज एक्शन. एक नंबर का क्वेश्चन आता है इस पे आपके, डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड एक्शन. तो आप इसको एक एग्जांपल से बता दोगे, क्योंकि बहुत सारी ड्रग होती है जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. फॉर एग्जांपल मैंने कहा पाइलोकार्पिन मियोसिस करता है, ऐसे ही मॉर्फिन है वो भी मियोसिस करता है, लेकिन इसका मियोसिस करने का वे अलग है, उसकी साइट ऑफ एक्शन अलग है. यानी इफेक्ट तो सेम है दोनों ड्रग का, लेकिन उनका टारगेट ऑफ एक्शन है वो कैसे प्रोड्यूस किया वो डिफरेंट है. तो ये अपना हो गया डेफिनेशन, इफेक्ट एंड एक्शन. फिर अपन पढ़ते हैं वेयर एंड हाउ. ड्रग एक्शन कैसे प्रोड्यूस करेगी और कहाँ करेगी. तो पहले अपन डिस्कस करेंगे वेयर एंड देन हाउ. यही अपन डिस्कस कर रहे हैं. मैकेनिज्म एक्शन चलेगी अपनी 3 डेज. 3 डेज का फार्माकोडायनामिक रहेगा. तो वेयर ड्रग अपना एक्शन कहाँ कहाँ प्रोड्यूस कर सकती है, तो 3 है. साइट, इसको अपन बोल सकते हैं साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन. और इसको अपन बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो साइट ऑफ एक्शन 3 साइट है ड्रग की जहां पे मोस्टली ड्रग काम करती है, या तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर या सेल्यूलर लेवल पे या इंट्रा सेल्यूलर. कुछ ड्रग्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी बाय एक्टिंग ऑन एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइट, सम सेल्यूलर, एंड सम ड्रग्स एक्ट ऑन इनसाइड द सेल, इंट्रा सेल्यूलर. एक्स्ट्रा सेल्यूलर में सबसे अच्छा सिंपल एग्जांपल है एंटासिड्स. बहुत कॉमनली यूज होते हैं एंटासिड. फॉर एग्जांपल इनो. इनो हर घर में मिल जाता है. एसिडिटी हुई, हमने इनो लिया, तो जैसे ही एसिडिटी हुई इनो लिया, इनो स्टमक में गया. और ये कैसे होते हैं, जैसे इनो है इट इज एल्केलाइन इन नेचर. तो एसिडिटी हुई, गैस्ट्राइटिस हुआ, उसमें क्या है, इंक्रीज HCl सिक्रीशन. तो इसने क्या किया, स्टमक में जाके इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया. एल्केलाइन था, एसिड को न्यूट्रलाइज किया, यानी इसने किसी सेल को तो पेनिट्रेट नहीं किया ना. तो ये इसकी साइट होगी एक्स्ट्रा सेल्यूलर. तो सम ड्रग्स फॉर एग्जांपल एंटासिड प्रोड्यूस देयर एक्शन बाय एक्टिंग एट द एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल. एक एग्जांपल इसका है. दूसरा होता है जैसे चिलेटिंग एजेंट. चिलेटिंग एजेंट है, किसी को हैवी मेटल पॉइजनिंग है तो हम चिलेटिंग एजेंट देते हैं. ये चिलेटिंग एजेंट क्या करेंगे, हैवी मेटल के साथ कंबाइन होंगे और उसको वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट आउट. तो ये साइट है इनकी एक्स्ट्रा सेल्यूलर. फिर सम ड्रग्स सेल्यूलर लेवल पे काम करती है. फॉर एग्जांपल रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन. फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन सेल पे काम करता है, सेल पे इसके लिए रिसेप्टर है. फॉर एग्जांपल मस्केरेनिक रिसेप्टर,
निकोटिनिक रिसेप्टर। तो ये सेल्यूलर लेवल पे है। थर्ड होता है इंट्रासेल्यूलर, यानी सेल के अंदर। कुछ ड्रग सेल के अंदर जाके उसका जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसको इनिबिट करती है। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड इज अ एंटीबायोटिक, ट्राइमेथोप्रिम इज अनदर एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक्स क्या करती है, सेल के अंदर जाके उसके अंदर इनिबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस। फोलिक एसिड सिंथेसिस में जो एंजाइम काम आते हैं, सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोप्रिम उन एंजाइम्स को इनिबिट करेगी और इनिबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस। तो साइट ऑफ एक्शन ड्रग की इन्हीं पे ही घूमेगी। पूरी केडीटी में हम जितनी भी ड्रग्स पढ़ेंगे, कुछ ड्रग्स ऐसे काम करेगी, कुछ ड्रग्स ऐसे, कुछ ड्रग्स ऐसे। मोस्ट कॉमन ड्रग्स जो एक्ट करती है एट द सेल्यूलर लेवल पे। ये हो गया अपनी साइट ऑफ एक्शन। वेयर का आंसर अपन को मिल गया। अब अपन चलते हैं हाउ। मैंने कहा एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, एंटा एसिड एक्स्ट्रा सेल्यूलर काम कर रहा है, चिलेटिंग एजेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर काम कर रहा है, पर वो कैसे कर रहा है, इसकी मैकेनिज्म अलग थी, एंटा एसिड की, चिलेटिंग एजेंट की मैकेनिज्म अलग थी। तो अब अपन चलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल पे या सेल्यूलर लेवल पे या इंट्रा सेल्यूलर लेवल पे इनकी मैकेनिज्म एक्शन हाउ, कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो अब अपना जो आज चलेगा अपन इसका आंसर देंगे हाउ, यानी आज अपना चलेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। क्या क्या मैकेनिज्म हो सकती है ड्रग के एक्शन प्रोड्यूस करने की। इसको हमने ब्रॉडली 2 में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन, सेकेंड इज नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सारा का सारा यही घूमेगा, या तो ड्रग्स रिसेप्टर के थ्रू काम करती है या ड्रग्स नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है। इसके भी आगे टाइप्स हैं, अपन वो कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ अपन यही मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इतना आया, थीम बनी, यस और नो, ठीक है, थीम बन गई थी। तो आज अपन मैकेनिज्म एक्शन डिस्कस करेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड। मोस्ट कॉमन ड्रग्स है जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है इसी मैकेनिज्म से करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी इसी पे आता है। तो रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले अपनों ने बोला रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म एक्शन। तो व्हाट इज रिसेप्टर, व्हाट इज रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होता है, दिस इज मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन और मे बी इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड द सेल। रिसेप्टर क्या है, दे आर स्पेसिफिक मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन। कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, मे बी ऑन द सेल और इनसाइड द सेल, जिसपे क्या होगी, ड्रग आके बाइंड होगी। सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी है, प्रोटीन एंड लिपिड की। तो जो मैक्रोमोलिकुलर कंटेंट है प्रोटीन जिसपे ड्रग आके बाइंड होती है, दैट इज रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर हो सकता है मेम्ब्रेन पे पड़ा हो सकता है इनसाइड द सेल। वो अपन डिस्कस करेंगे कौन से रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे हैं और कौन से इनसाइड द सेल। तो ये हो गया रिसेप्टर। और सेकंड आता है डेफिनेशन लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस विच बाइंड टू रिसेप्टर। तो कोई भी एंडोजिनस सब्सटेंस है या ड्रग है जो रिसेप्टर पे आके बाइंड होता है, उसको अपन ब्रॉडली बोल देते हैं लिगेंड। तो ये तो हो गया जैसे ड्रग या अदर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जो रिसेप्टर पे आकर जुड़ेगा, उसको तो हमने लिगेंड बोला। और ये मैक्रोमोलिक्यूल है, दिस इज रिसेप्टर। यानी ड्रग रिसेप्टर के थ्रू कैसे काम करेगी, ड्रग बाइंड विद रिसेप्टर
उससे क्या बनेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और फाइनल इफेक्ट रिस्पॉन्स। यही होगा, ड्रग रिसेप्टर पे आके बाइंड हुई, कॉम्प्लेक्स बना, उसमें कन्फिग्रेशनल चेंजेस होते हैं और उससे क्या होगा, इफेक्ट। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इस इफेक्ट आने के लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एफिनिटी मीन्स it is a capability of drug or ability of drug to bind with receptor and make a complex। यहाँ तक कॉम्प्लेक्स बना है तो ये हो गया एफिनिटी। अगर कोई ड्रग सिर्फ रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगी तो वो होगी उस ड्रग की एफिनिटी, यानी एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर एंड मेक अ कॉम्प्लेक्स। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स आफ्टर बाइंडिंग विद रिसेप्टर। ड्रग रिसेप्टर के साथ सिर्फ जाके बाइंड हुई लेकिन उसने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया तो वो तो है उस ड्रग की एफिनिटी, लेकिन बाइंड होने के बाद उसने रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस किया है तो यानी उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है। तो हमें एक इफेक्ट आने के लिए उसकी एफिनिटी भी चाहिए और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ये दोनों फैक्टर किसके लिए लागू हो रहे हैं, ड्रग के लिए। बेटर अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, की है एंड लॉक। आपने चाबी डाली लॉक में, हर चाबी तो लॉक को नहीं खोलेगी और हर चाबी हर लॉक में भी नहीं एंटर करेगी। तो अगर चाबी की लॉक में एंटर कर रही है तो डेट इज एफिनिटी। एंटर करने के बाद उसने उस लॉक को खोल भी दिया तो यानी उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है। तो की का लॉक के साथ एंटर करना डेट इज एफिनिटी, और एंटर करने के बाद लॉक को खोल देना यानी वो अपना काम हो गया, अपना टारगेट क्या था, लॉक को खोलना, तो वो यानी उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है। तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए अपन को एफिनिटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी चाहिए। इनकी रेंज होती है -1 से 0 +1। अगर नहीं है तो अपन कहेंगे 0, मैक्सिमम है तो +1 और अगर मिनिमम है तो -1, अपोजिट है। ऐसे ही इसकी भी रेंज होती है -1, 0, +1। अगर जाके उसने खोल दिया लॉक तो यानी उसकी एक्टिविटी है +1, 0 और उल्टा किया तो -1। रिस्पॉन्स अपोजिट प्रोड्यूस किया तो -1। तो यानी ये दोनों किसके लिए वर्ड यूज हो रहे हैं, ड्रग के लिए। अब एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने ड्रग को क्लासीफाई किया है। हमने ड्रग को 4 में क्लासीफाई किया है कि ड्रग इन 4 कैटेगरीज में आएगी। According to affinity and intrinsic activity, drugs are classified into 4. Agonist. First is agonist. Second is antagonist. Third is partial agonist. And last is inverse एंटागोनिस्ट या इनवर्स एगोनिस्ट। तो ड्रग आर क्लासिफाइड इनटू 4: एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट। फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट में वो ड्रग्स आती हैं, ऐसी ड्रग्स हैं जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है एज बाय द एंडोजिनस सब्सटेंस। यानी ये ड्रग है और दिस इज रिसेप्टर। ये ड्रग रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगी और क्या करेगी, बाइंड होने के बाद वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जैसा हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये मस्केरेनिक रिसेप्टर पे काम करता है, निकोटिनिक पे भी काम करता है
और उससे क्या बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज सिक्रीशन। तो ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, रिसेप्टर पे काम करके इसने क्या किया, इंक्रीज सिक्रीशन। अब मैंने कोई ड्रग दी, वो ड्रग अगर रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो रही है और सेम इसके जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, यानी बाइंड भी हो रही है और इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रही है सेम एज एंडोजिनस सब्सटेंस, यानी इसने भी इसके साथ बाइंड होके इंक्रीज सिक्रीशन किया। फॉर एग्जाम्पल मेथाकोलिन। मेथाकोलिन इज अ एगोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो हमने इसको क्या बोल दिया, एगोनिस्ट, यानी इसकी एफिनिटी भी क्या है, बाइंड हो रहा है, तो क्या होगी मैक्सिमम। एगोनिस्ट इसके साथ बाइंड हो रहा है तो मैं इसकी एफिनिटी कितनी लिखूं, +1, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम है तो +1। इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी यानी इसने इफेक्ट प्रोड्यूस किया, तो इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी कितनी है, +1। तो यानी इसकी एफिनिटी भी +1, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी +1। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट में वो ड्रग्स आती है जो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाएगी, बाइंड हो रही है, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही है, तो मैं इसकी एफिनिटी कितनी लिखूं, +1। बाइंड हो रही है लेकिन इसका खुद का कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ वहां जाके बैठ गई लेकिन इसने एक्शन प्रोड्यूस नहीं किया, कोई एक्शन नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसने तो बस यहाँ जाके बैठ गया, खुद का कोई एक्शन नहीं है। पर ये क्या करेगा, एंटागोनिस्ट यहाँ जाके बैठ गया तो अब इसने अंदर जो एसिटाइल कोलिन था उसको यहाँ जुड़ने नहीं दिया, खुद का कोई एक्शन नहीं है, तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी की कितनी लिखूं इसकी, 0, खुद का कुछ नहीं है, इसने क्या किया, ब्लॉक द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, ब्लॉक द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे फॉर एग्जांपल एट्रोपिन, एट्रोपिन इज अ एंटागोनिस्ट ऑफ एम रिसेप्टर, वहां जाके सिर्फ बैठ जाएगा, खुद का कोई एक्शन नहीं है, पर इसने क्या किया, इसके एक्शन को ब्लॉक कर दिया। थर्ड आता है पार्शियल एगोनिस्ट, ये भी रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ेगा तो एफिनिटी +1, जो एक्शन प्रोड्यूस करता है लेस देन एगोनिस्ट, तो 0 से 1 यानी लेस देन 1। तो पार्शियल एगोनिस्ट क्या होगा, एफिनिटी तो है लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी उसकी तुलना में कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, उतना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट आता है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट यानी एगोनिस्ट का उल्टा, ये यहां जाके बाइंड होगा और इफेक्ट कैसा प्रोड्यूस करेगा, जस्ट अपोजिट टू एगोनिस्ट, जस्ट अपोजिट टू न्यूरोट्रांसमीटर। तो एफिनिटी बाइंड हुआ तो एफिनिटी है +1, इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होगी, -1, क्योंकि इसने जस्ट उल्टा रिस्पॉन्स किया। तो हमने ये ड्रग के लिए वर्ड यूज हो रहे हैं, तो हम पूरी केडीटी में अपन है ना यही वर्ड यूज करेंगे, ये इसका एगोनिस्ट है, ये इसका एंटागोनिस्ट है, ये इसका पार्शियल एगोनिस्ट है, ये इसका इनवर्स एगोनिस्ट है। तो इसका एक एक एग्जाम्पल आप याद रख लेना, जैसे इसका मैंने बताया मेथाकोलिन इज अ एगोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर, एंटागोनिस्ट में फॉर एग्जांपल एट्रोपिन, एंटागोनिस्ट ऑन मस्केरिनिक रिसेप्टर, पार्शियल एगोनिस्ट के अंदर जैसे हम मॉर्फिन है, मॉर्फिन एक्ट ऑन म्यू रिसेप्टर, तो पार्शियल एगोनिस्ट है पेंटाजोसिन, पेंटाजोसिन इज अ पार्शियल एगोनिस्ट ऑन म्यू रिसेप्टर। ऐसे ही इनवर्स एगोनिस्ट बहुत कम एग्जाम्पल है इनवर्स एगोनिस्ट के जो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, फॉर एग्जाम्पल बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन गाबा रिसेप्टर पे काम करता है और ये इसका इफेक्ट है डिप्रेसेंट इफेक्ट, इसीलिए हम बेंजोडाइजेपिन को एज अ सिडेटिव काम में लेते हैं नींद लाने में, क्योंकि उसका काम है डिप्रेशन बेंजोडाइजेपिन का, जैसे डाइजीपाम, क्लोनाजीपाम, तो
तो ये मोस्ट कॉमन सिडेटिव यूज होती है, सिडेटिव हिप्नोटिक्स। अब हमने क्या दे दिया, बीटा कार्बोलिन। बीटा कार्बोलिन इज द इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन ऑन गाबा रिसेप्टर। तो जैसे ही इस पे होगा जस्ट अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो बीटा कार्बोलिन का क्या इफेक्ट आता है, कन्वर्जन, एक्साइटेशन। तो बीटा कार्बोलिन ऑन गाबा रिसेप्टर। इस पे भी क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन ऑफ एगोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, ये अपने जनरल डेफिनेशन डिस्कस की। दो फैक्टर इंपॉर्टेंट थे अपने लिए इफेक्ट आने के लिए, एफिनिटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी। उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रग्स को डिवाइड कर दिया। अब आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए कि क्या एगोनिस्ट होगा, क्या एंटागोनिस्ट होगा, क्या पार्शियल एगोनिस्ट, क्या इनवर्स एगोनिस्ट। अपन आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ड्रग्स अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी बाइंड विद रिसेप्टर। अब बात आती है ये रिसेप्टर कितने टाइप्स के होते हैं बॉडी के अंदर, जिस पे ड्रग आके बाइंड होगी। तो रिसेप्टर्स कई टाइप के हैं। फर्स्ट, आयनिक चैनल रिसेप्टर। सेकंड, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। बहुत वाइड है फार्माकोडायनामिक, तो अपन उतना ही पढ़ेंगे जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको एटलीस्ट ये आना चाहिए, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। थर्ड होती है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। फोर्थ है ट्रांसक्रिप्शनल रिसेप्टर। आयनिक चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एंजाइम, यानी ये रिसेप्टर हैं सारे, इनसे कुछ और अटैच है। इससे आयन चैनल अटैच है, इससे जी प्रोटीन अटैच है, इससे कोई एंजाइम लिंक्ड है, और ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनल। तो ये जो तीन हैं, फर्स्ट थ्री, ये कहाँ होंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन पे होते हैं। ये रिसेप्टर कहाँ लोकेटेड होंगे, ऑन सेल मेम्ब्रेन। और ये कहाँ होते हैं, इंट्रा सेलुलर, यानी साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर है ये। तो ये ऑन सेल मेम्ब्रेन और ये इनसाइड द सेल। मैंने कहा था ना रिसेप्टर दिस आर मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेल और इनसाइड द सेल। तो ये ऑन द सेल मेम्ब्रेन और ये वाला हो सकता है इनसाइड द सेल। अब सेल के अंदर हो सकता है ये साइटोप्लाज्म में लोकेटेड हो और हो सकता है ये न्यूक्लियस में लोकेटेड हो। सिर्फ आज अपन डिस्कस करेंगे ये सारे वन बाय वन। पहले अपन चलते हैं आयनिक चैनल रिसेप्टर। मैं 3 जगह आयन चैनल वर्ड यूज करूंगी, आज 2 जगह यूज करूंगी, एक कल करूंगी। तो आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का आयन चैनल है। तो फर्स्ट अपन ने बोला आयन चैनल रिसेप्टर, इसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम होता है आयनोट्रोपिक रिसेप्टर। थर्ड नेम है इसका लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। आयनिक चैनल रिसेप्टर या आयनोट्रोपिक रिसेप्टर या लिगैंड गेटेड आयनिक चैनल रिसेप्टर। इसमें क्या है, ये रिसेप्टर है और इससे क्या अटैच है, आयन चैनल। रिसेप्टर से क्या है अटैच, आयन चैनल रिसेप्टर। तो इसको हमने बोल दिया आयनिक चैनल रिसेप्टर। लिगेंड गेटेड है तो लिगेंड कहाँ आके जुड़ेगा, एगोनिस्ट रिसेप्टर पे। जैसे ही एगोनिस्ट रिसेप्टर पे आके जुड़ा, इसने क्या किया, इस आयन चैनल में चेंजेस किए, इनफ्लक्स ऑफ आयंस और प्रोड्यूस इफेक्ट। किस टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा यहाँ कौन सा आयन चैनल है। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम चैनल हो सकता है, कैल्शियम चैनल हो सकता है, क्लोराइड चैनल। तो अगर कैल्शियम चैनल या सोडियम चैनल ओपन होता है, कोई ड्रग है बाइंड हुई रिसेप्टर से और ये किससे अटैच है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम या कैल्शियम चैनल,
तो सोडियम कैल्शियम अंदर ज़्यादा आएगा तो डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन यानी एक्साइटेशन इफेक्ट, स्टिमुलेंट इफेक्ट। ऐसे ही अगर ये रिसेप्टर है अटैच टू पोटेशियम या कैल्शियम, तो पोटेशियम कैल्शियम अंदर ज़्यादा जाएगा तो हाइपरपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, तो रिलैक्सेंट इफेक्ट। तो डिपेंड करेगा वो किस टाइप का रिसेप्टर है, वो आपको याद रखना पड़ेगा ये कौन सा रिसेप्टर है या कौन सी ड्रग है। तो इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर अटैच टू आयन चैनल, तो ये हो गया आयनिक चैनल रिसेप्टर। एक आध एग्जाम्पल याद रखना है इसका। फॉर एग्जाम्पल निकोटिनिक रिसेप्टर NN, गाबा ए रिसेप्टर, ग्लूटामेट रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, अपना काम ही यही है। अपन जैसे जैसे ड्रग चलती जाएगी अपन को रिसेप्टर्स याद करने हैं। फॉर एग्जांपल आपका ANS आएगा, उसमें एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर पे काम करता है, तो अपना काम याद रखना है कि ये NN और NM किस टाइप के रिसेप्टर हैं। तो ये कैसे रिसेप्टर्स होते हैं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। तो ये है रिसेप्टर। जैसे ही एसिटाइल कोलिन NM पे आके जुड़ा, ये क्या करेगा, इंक्रीज द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। इंक्रीज द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, तो उससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन। तो ये दोनों ही इसी टाइप के हैं। तो अगर NM है, ये कहाँ होते हैं NM रिसेप्टर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। तो जैसे ही इन्फ्लक्स होगा ये क्या करेगा, स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए एसिटाइल कोलिन का स्केलेटल मसल पे क्या एक्शन है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, और बाय दिस रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर है, इसके साथ यहाँ क्लोराइड चैनल अटैच होते हैं, तो क्लोराइड ज़्यादा तो हाइपरपोलराइजेशन यानी रिलैक्सेंट इफेक्ट। इसीलिए मैंने यहाँ कहा था बेंजोडाइजेपिन जो होता है वो रिलैक्सेंट इफेक्ट होता है उसको हम सिडेटिव हिप्नोटिक में काम में लेते हैं। वो कैसे करता है, बाय हाइपरपोलराइजेशन, इंक्रीज द इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड। ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगी। ग्लूटामेट है, इसके साथ कौन सा होता है, कैल्शियम चैनल अटैच होता है, तो इंक्रीज द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। तो ये क्या करता है, ग्लूटामेट ब्रेन के अंदर न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये मेनली ब्रेन के हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये रिसेप्टर मेनली ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो जब CNS होगा तो अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला रिसेप्टर हुआ आयन चैनल रिसेप्टर और उसके एग्जांपल्स, ये समझ आया फर्स्ट? यस मैम। ठीक है। यस मैम। ऑल्सो कॉल्ड आइनोट्रोपिक रिसेप्टर या लिगेंड गेटेड, क्योंकि लिगेंड अटैच होता है इससे। दूसरा अपन पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में क्या होगा, ये भी सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, वो भी सेल मेम्ब्रेन था जो अपनों ने अभी डिस्कस किया। तो इस फर्स्ट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, दे आर सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। स्ट्रक्चर पूछी जाती है इसकी, तो इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, 7 हेलिकल्स है इसके, सर्पेंटाइन इन स्ट्रक्चर, 7 हेलिकल्स, एक आउटर साइड है, एक इसकी इनर साइड है। ये मैंने रिसेप्टर बनाया है, सेल मेम्ब्रेन पे पड़ा है, 7 हेलिकल स्ट्रक्चर्स होती है इसकी। एक इसमें आउटर डोमेन है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, एंड सेकेंड इज इंट्रा सेल्यूलर डोमेन या इंट्रा सेल्यूलर साइट। तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइट है उस पर कौन आके जुड़ता है, ड्रग या एगोनिस्ट। ठीक है, यहाँ ड्रग आके जुड़ेगी, और इसके यहाँ पे जो इनर साइड है यहाँ पे क्या अटैच होती है, जी प्रोटीन रिसेप्टर अटैच टू जी प्रोटीन यानी GTP बाइंडिंग प्रोटीन, तो इसको हम बोलते हैं जी प्रोटीन। और ये किससे जुड़ा हुआ है, इफेक्टर से। वहां क्या था, रिसेप्टर, पीछे वाला आपने डिस्कस किया था ना, रिसेप्टर डायरेक्ट अटैच टू आयन चैनल पीछे, लेकिन इनके बीच में यहाँ कौन आ गया, जी प्रोटीन, यानी रिसेप्टर अटैच टू इफेक्टर। इफेक्टर कुछ भी हो सकता है, अभी अपन डिस्कस करेंगे, मे बी आयन चैनल और मे बी अदर एंजाइम। तो रिसेप्टर अटैच टू इफेक्टर विद द हेल्प ऑफ जी प्रोटीन, इसलिए हम इसको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसके भी आगे अलग अलग टाइप्स हैं। ये जनरल स्ट्रक्चर हो गई, नॉर्मली ये रेस्टिंग स्टेज में है, इनएक्टिवेटेड होता है। मैं इसको बनाती हूँ रिसेप्टर को बेटर समझने के लिए।
तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज रिसेप्टर, रिसेप्टर है और ये क्या है, जी प्रोटीन। जी प्रोटीन है, इसकी 3 यूनिट होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये जी प्रोटीन है, इसकी 3 सब यूनिट है, अल्फा, बीटा एंड गामा। रेस्टिंग स्टेज के अंदर जो अल्फा है उससे क्या जुड़ा होता है, जीडीपी। तो जीडीपी अटैच टू अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन। दिस इज द रेस्टिंग फेज। अभी कोई एगोनिस्ट आके नहीं जुड़ा, रेस्टिंग फेज है, जी प्रोटीन है और यहाँ पे क्या है, ये इफेक्टर। रेस्टिंग स्टेज, अल्फा बीटा सब यूनिट। अब ये इसकी जो अल्फा यूनिट है इसके अकॉर्डिंग भी हमने इसको आगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को बहुत सारे टाइप में क्लासीफाई किया है। अराउंड इसकी 17 वेराइटीज है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की 17 वेराइटीज है अकॉर्डिंग टू अल्फा सब यूनिट। मोस्ट कॉमन 3 वेराइटीज है, जी एस, जी क्यू और जी आई। तो अल्फा के अकॉर्डिंग जी एस, जी क्यू, जी आई वो अपन पढ़ेंगे किस रिसेप्टर से कौन सी जी प्रोटीन अटैच है। तो इसकी 3 सब यूनिट है, अल्फा, बीटा एंड गामा। रेस्टिंग स्टेज में जीडीपी जुड़ा हुआ है, इसको हमने आगे क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू अल्फा सब यूनिट। मोस्ट कॉमन जी एस, जी क्यू, जी आई। अगर जी एस है तो इसका क्या काम होता है, यहाँ इफेक्टर कौन जुड़ा होता है, अगर किसी रिसेप्टर के साथ जीएस प्रोटीन अटैच है तो उसके साथ यहाँ इफेक्टर कौन सा होगा, एडिनाइलेट साइक्लेस। जीआई के साथ भी क्या जुड़ा हुआ है, एडिनाइलेट साइक्लेस। जीक्यू के लिए साथ यहाँ क्या हुआ है, फोस्फोलाइपेज सी। तो जीएस यानी स्टिमुलेटरी नेचर, तो ये इसको स्टिमुलेट करता है। जीआई यानी इनिबिटरी नेचर, तो ये एडिनाइलेट साइक्लेस को इनिबिट करता है। और जीक्यू काम क्या करेगा, एक्टिवेट द फोस्फोलाइपेज सी। जी प्रोटीन का इतना समझ आया यस सर। है ना, शॉर्ट नोट आता है इस पे। तो इतना अपन को समझ आ गया अभी कि हम ये क्यों बोलते हैं कि जी क्यू टाइप है, जी एस टाइप है या जी आई टाइप है, अकॉर्डिंग टू अल्फा सब यूनिट। और अगर जी एस का नाम लेते ही आप याद रखोगे कि इसके साथ इफेक्टर एडिनाइलेट साइक्लेस है। अकॉर्डिंग टू इफेक्टर हमने इसको 3 आगे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये अब हम भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अब रेस्टिंग स्टेज थी, इन रेस्टिंग स्टेज रिसेप्टर बाइंड टू जी प्रोटीन, इट हैज 3 सब यूनिट अल्फा, बीटा एंड गामा। इन रेस्टिंग स्टेज अल्फा सब यूनिट अटैच टू जीडीपी रेस्टिंग स्टेज में। अब जैसे ही इस पे कोई एगोनिस्ट आके बाइंड हुआ, जैसे ही यहाँ ड्रग आके बाइंड हुई रिसेप्टर पे, तो क्या होता है, GDP is replaced by GTP। तो फर्स्ट स्टेप, जैसे ही एगोनिस्ट बाइंड हुआ, GDP is replaced by GTP। रिसेप्टर अल्फा है, इसके साथ क्या हो गया, GTP हो गई और बीटा एंड गामा यूनिट हो गई सेपरेट। तो फर्स्ट स्टेप, जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ, GDP रिप्लेस बाय GTP ऑन अल्फा यूनिट और GTP अल्फा यूनिट सेपरेट हो जाती है बीटा एंड गामा यूनिट से। ये अल्फा एंड GTP यूनिट किसके साथ अब जाके बाइंड हो जाएगी, इफेक्टर से। कौन से इफेक्टर से अटैच होगी वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की है, GS है, GQ है, GI है। जैसे ही इसके साथ इफेक्टर के साथ बाइंड हुआ, ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स, इफेक्ट। तो अपन को क्या आएगा, प्रोड्यूस इफेक्ट। अब जैसे ही एगोनिस्ट अवेलेबल नहीं है, जैसे ही हमने हटा दिया तो अब एगोनिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, ये वापिस जो GTP था इट इज कन्वर्टेड इनटू GDP। क्यों, क्योंकि अल्फा यूनिट में क्या एक्टिविटी होती है, GTPase। ये इसको क्या करेगा, GTP को GTP में कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि अल्फा यूनिट में क्या होती है, GTPase एक्टिविटी। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्फा यूनिट हैज GTPase एक्टिविटी, GTPase एक्टिविटी बोथ या नन।
तो आप याद रखना इट हैज जीटीपी एज एक्टिविटी। तो वापिस जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, वापिस जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा तो अल्फा जीटीपी और ये वापिस बीटा एंड गामा सब यूनिट के साथ जुड़ जाएगा और वापिस कौन सी स्टेज में आ जाएगा, रेस्टिंग स्टेज पे। तो ये क्या है, इसकी पूरी मैकेनिज्म एक्शन। आया इतना समझ? यस मैम। ठीक है, अब अपन चलेंगे इफेक्टर पे। हमने ये स्ट्रक्चर तो पढ़ ली, अभी हमने इफेक्टर नहीं पढ़ा। तो कौन सा इफेक्टर है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको आगे 3 पाथवे होते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को आगे हमने 3 में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू इफेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एडिनाइलेट साइक्लेज साइक्लिक एएमपी पाथवे अकॉर्डिंग टू इफेक्टर। कौन सा इफेक्टर जुड़ा हुआ है, एडिनाइलेट साइक्लेज साइक्लिक एएमपी पाथवे। दूसरा होता है फॉस्फोलाइपेज सी IP3 DAG पाथवे। थर्ड इफेक्टर कौन सा जुड़ा हुआ है, आयनिक चैनल, तो आयनिक चैनल पाथवे। तो 3 है, अपन इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं तीनों को। बहुत हैं, मोर देन 50% ड्रग्स होती है वो जी प्रोटीन कपल के थ्रू ही काम करती है, तो अपन को ये तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। फर्स्ट अपन ये वाला पाथवे पढ़ते हैं। दिस इज रिसेप्टर जी प्रोटीन और इफेक्टर यहाँ कौन सा जुड़ा हुआ है, फर्स्ट एडिनिल साइक्लेज। एडिनिल साइक्लेज इज अ एंजाइम, याद रखना एडिनिल साइक्लेज इज अ एंजाइम। तो जैसे ही ड्रग आके बाइंड हुई, और ये कौन सी प्रोटीन है, एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ या तो जीएस होती है या जीआई है। जीएस का काम है इसको स्टिमुलेट करना, जीआई का काम है इसको इनहिबिट करना। तो फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन कौन सी है, जीएस टाइप की है। जीएस टाइप है तो जैसे ही ड्रग रिसेप्टर पे आके बाइंड हुई, जीएस एक्टिवेट होगा और ये इसको क्या करेगा, इफेक्टर को स्टिमुलेट करेगा। इतनी मैकेनिज्म थी वो मैंने अभी आपको बता दी। जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट होगा, अल्फा एंड जीटीपी अलग हो जाएगी, बीटा गामा अलग हो गई और ये आके जुड़ गया इफेक्टर से। और इसने क्या किया, जीएस का काम भी इसको क्या था, पॉजिटिव स्टिमुलेशन देना। तो जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट हुआ एडिनाइलिक साइक्लेज, इसका काम है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करना। तो साइक्लिक एएमपी ज़्यादा बनेगा, ये क्या करेगा, सेल के अंदर फॉस्फोकाइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। ये फॉस्फोकाइनेज ए क्या करेगा, प्रोड्यूस इफेक्ट। इसका काम है काइनेज, यानी प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन इनसाइड। तो इसका काम आप याद रखना, वेरियस प्रोटीन जैसे हार्ट के अंदर ट्रोपोनिन प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन। तो साइक्लिक एएमपी का हार्ट पे काम क्या है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिविटी ऑफ हार्ट। साइक्लिक एएमपी का हार्ट पे काम है क्योंकि ये ट्रोपोनिन को फॉस्फोराइलेट करेगा, तो इंक्रीज ट्रोपोनिन, तो ये क्या होगा, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिविटी ऑफ हार्ट। फॉस्फोलंबान को एक्टिवेट करेगा स्मूथ मसल में फॉस्फोलाइपेज, तो ये क्या करेगा, फिजियोलॉजी आप पढ़ लेना, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। तो यानी आंख बंद करके आप याद रखना, साइक्लिक एएमपी का हार्ट पे काम स्टिमुलेंट है, कंफ्यूज मत होना। एंड स्मूथ मसल पे इसका रिलैक्सेशन इफेक्ट है, यानी रिलैक्स करेगा स्मूथ मसल को। इसके अलावा इंक्रीज ग्लाइकोजन लाइसिस, इंक्रीज ग्लूकोज, इंक्रीज लिपोलाइसिस, कुल मिला के इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो साइक्लिक एएमपी ज़्यादा तो इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, इंक्रीज ग्लूकोज, इंक्रीज ग्लाइकोजन लाइसिस। ग्लाइकोजन ज़्यादा टूटेगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को कम करता है, लिपोलिसिस को बढ़ाता है, तो कैलोरीजेनेसिस। इसीलिए अपन बोलते हैं जो बीटा रिसेप्टर है ना, बीटा रिसेप्टर वो किस टाइप का रिसेप्टर होता है,
GS टाइप का, चाहे वो बीटा 1 हो, चाहे बीटा 2 हो, चाहे बीटा 3 हो, वो GS टाइप का था। बस अपन को इतना याद रखना है, बीटा रिसेप्टर GS है। तो इसके लिए एगोनिस्ट कौन है? जैसे न्यूरोट्रांसमीटर नॉन एपिनेफ्रिन। नॉन एपिनेफ्रिन इसके साथ बाइंड हुआ, इसको स्टिमुलेट करेगा और इसके सारे ये एक्शन है। तो आपको एक बार याद रखना है ये मैकेनिज्म, तो पूरी KDT में काम आएगी आपके। बस आपको इतना स्ट्राइक करना है, हाँ वो GS है, GS आते ही आपको एक्शन पता है। ऐसे ही रिसेप्टर है और यहाँ प्रोटीन कौन सी थी? GI। और GI का काम क्या है? विशाखा बताओ, GI का काम क्या है? है ना, तो ये इसको इनिबिट करेगा। इनिबिट करेगा तो ATP साइक्लिक AMP में कन्वर्ट नहीं होगा, तो डिक्रीज कंसंट्रेशन, तो इसके इफेक्ट क्या हो जाएंगे? नहीं आएंगे जो। तो फॉर एग्जांपल GI टाइप का कौन सा होता है? M2 रिसेप्टर। और कौन सा है बताओ, अभी तक जितना आपने पढ़ा है, कोई और है जो GI टाइप का रिसेप्टर हो? अल्फा 1 या 2? वेरी गुड, वेरी गुड, अल्फा 2। तो आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे, अभी रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने खुद ने ही मुझे बताया अल्फा 2, तो M2 और अल्फा 2 होते हैं, ये GI को स्टिमुलेट करेंगे और GI का काम है इनिबिट द एडेनाइलेट साइक्लिन, यानी इसका एगोनिस्ट कौन है? एसिटाइल कोलिन। और अल्फा 2 पे कौन एक्ट करेगा? नॉन एपिनेफ्रिन। तो बस आपको इतना सा याद रखना है, हाँ अल्फा 2 थे ना, वो GI टाइप के रिसेप्टर हैं, तो अपने आप सारा काम इनिबिटरी हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट अपना पाथवे हो गया एडेनाइलेट साइक्लेज साइक्लिक AMP पाथवे। दूसरा पाथवे अपन याद करते हैं रिसेप्टर। यहाँ पे प्रोटीन GQ टाइप है। GQ का किससे लिंक्ड है? फॉस्फोलाइपेज C से। तो अगर कोई ड्रग GQ टाइप ऑफ G प्रोटीन रिसेप्टर से बाइंड होती है और वो किससे लिंक्ड होगा, अपन को पता होना चाहिए कि GQ फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा। तो इसका काम क्या है? PIP2 को कन्वर्ट करता है IP3 एंड DAG। फास्फोटाइडिल इनासिटोल डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ट्राइफॉस्फेट में एंड डाइअसाइल ग्लिसरॉल। ये IP3 क्या करेगा? इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन। कैल्शियम का ज्यादा करेगा तो क्या होगा? एक्साइटेशन, यानी डीपोलराइजेशन, स्टिमुलेंट इफेक्ट, जैसे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्या करेगा? फॉस्फोकाइनेज C प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, तो प्रोड्यूस वेरियस फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो कुल मिला के एक बार वापस बता देंगे। अच्छा, इतना समझ आया? रिसेप्टर है वो किससे अटैच है? अगर GQ प्रोटीन से। अपन को इतना याद रखना है, इतनी चीज अपन को रटनी है कि GQ क्या है, किससे अटैच होता है? फॉस्फोलाइपेज C से। तो जैसे ही अगर GQ एक्टिवेट होती है किसी एगोनिस्ट से, तो वो इसका काम है इसको स्टिमुलेट करना, फॉस्फोलाइपेज C को। और ये क्या है? ये भी क्या है? एंजाइम है। फॉस्फोलाइपेज C का काम क्या होता है? ये इसको मेटाबोलाइज करता है। जैसे मैंने कहा ना, एडेनाइलिल साइक्लेज का काम है ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करना, तो वैसे ही एक इसका काम होता है PIP2 को IP3 और DAG में कन्वर्ट करना। तो आपको ये याद रखना है। अब ये जो IP3 होता है ना, ये क्या करता है? कैल्शियम चैनल को ओपन करता है, इंक्रीज द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। तो सेल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा, और अपन को पता है कैल्शियम क्या करता है? डीपोलराइजेशन, यानी एक्साइटेशन। तो यानी ये स्टिमुलेंट्री इफेक्ट होगा, जैसे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, डीपोलराइजेशन ऑफ स्मूथ मसल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगी ना स्मूथ मसल। ऐसे ही सिक्रीटरी मसल पे अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इंक्रीज सिक्रीशन। ठीक है, ये आपको मेन याद रखना है। तो यानी हमेशा जब GQ स्टिमुलेट होता है ना, तो इसका एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज द एंट्री ऑफ कैल्शियम थ्रू कैल्शियम चैनल, अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो आपको याद, ये आंख बंद करके याद होना चाहिए, हाँ GQ है ना, इसका एक्साइटेटरी इफेक्ट होगा। GS है ना, हाँ
साइक्लिक एएमपी को स्टिमुलेट करेगा तो हार्ट को तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा। जीआई है ना, तो इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होगा। या आपको आंख बंद करके ये 3 चीजें याद होनी चाहिए। तो जैसे मुझे कोई बता दो जीक्यू टाइप का रिसेप्टर कौन सा होता है अभी तक जो आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं। अल्फा 1। वेरी गुड, ये रिसेप्टर है यानी अल्फा 1 और M1 और M3। वेरी गुड वेरी गुड, M1 और M3। तो अल्फा 1 है, यहाँ पे एगोनिस्ट कौन आके जुड़ता है, इसका एगोनिस्ट नॉन एपिनेफ्रिन है। जैसे ही नॉन एपिनेफ्रिन अल्फा 1 पे जुड़ेगा तो अपन को याद रखना है भैया कि अल्फा 1 है ना जीक्यू टाइप का है, इतना अपन को याद रखना है। तो जीक्यू होते ही अल्फा 1 क्या करता है, एक्साइटेशन। इसीलिए अल्फा 1 मीडिएटेड एक्शन क्या होता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड वेसल एंड इंक्रीज बीपी, इंक्रीज सिक्रीशन। ऐसे ही M1 M3 है, M3 भी GQ टाइप का है। तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन M3 पे आके काम करता है तो एक्साइटेटिव इफेक्ट होते हैं, इंक्रीज सलाइवेशन, लैक्राइमेशन, यूरिनेशन, डेफिकेशन, यानी स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपने ग्लैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इफेक्ट रटने की जरूरत नहीं है, बस अपन को ना जब भी है रिसेप्टर किस टाइप का है इतना सा याद करना है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, हो गया। यस मैम। एक एक एग्जाम्पल अभी याद करते हैं, धीरे धीरे अपने पास एग्जाम्पल इकट्ठे होते जाएंगे। तीसरा होता है आयनिक चैनल रिसेप्टर। तीसरा पाथवे है आयनिक चैनल रिसेप्टर पाथवे। रिसेप्टर अटैच टू जी प्रोटीन, और ये किससे अटैच है, आयन चैनल से। रिसेप्टर जी प्रोटीन और ये क्या है, आयन चैनल। तो तीसरा पाथवे हो गया आयनिक चैनल पाथवे। अब मुझे उसमें इसमें डिफरेंस बताओगे जो पहले मैंने बोला था। पहला रिसेप्टर होता है आयनिक चैनल रिसेप्टर, दूसरा है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, हाँ इसमें वेरी गुड, ये रिसेप्टर आयन चैनल से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ जी प्रोटीन, लेकिन वहां पे रिसेप्टर डायरेक्ट जुड़ा हुआ था आयन चैनल से। तो उनको हम बोलते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल, यानी उनका नाम होता है आयनोट्रोपिक रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का दूसरा नाम है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। ये किसी को पता नहीं होगा, शायद केडीटी में ये नहीं दिया हुआ। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का दूसरा नाम होता है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। तो एगोनिस्ट आके बाइंड हुआ, ये हुआ इंक्रीज द इनफ्लक्स ऑफ आयन, मे बी कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, और उससे क्या होगा, प्रोड्यूस इफेक्ट। तो अपने 2 रिसेप्टर हो गए, आयनिक चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। 10 मिनट और चले क्लास, ताकि अपना ये रिसेप्टर वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, यस मैम, है ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तीसरा होगा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इसमें क्या है, रिसेप्टर किससे लिंक है ना, नाम से पता चल रहा है, हर रिसेप्टर के नाम से पता चल रहा है। आयनिक चैनल रिसेप्टर मतलब रिसेप्टर आयन से जुड़ा हुआ है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का मतलब रिसेप्टर जी प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। आयनिक चैनल रिसेप्टर का मतलब रिसेप्टर लिंक टू एंजाइम। मोस्ट कॉमन एंजाइम होता है टायरोसिन काइनेस। तो इसके अगर अपन स्ट्रक्चर बनाएं, ये भी सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, सेल मेम्ब्रेन है। इसकी भी 2, एक एक्स्ट्रा सेलुलर साइट होती है, एक इंट्रा सेलुलर साइट है। सेल के बाहर, सेल के अंदर। सेल के बाहर जो एगोनिस्ट साइट है वहाँ पे तो एगोनिस्ट आके जुड़ेगा, ड्रग आके जुड़ेगा, और जो ये अंदर वाली साइट है इसमें क्या होती है, एंजाइम एक्टिविटी। कोई एंजाइम जुड़ा हुआ है, मोस्ट कॉमन कौन सा जुड़ा होता है, टायरोसिन काइनेज एंजाइम। तो जैसे ही इसकी मैकेनिज्म क्या है, जैसे ही ड्रग बाइंड हुई रिसेप्टर की बाहर वाली साइड पे, व्हेन ड्रग बाइंड टू आउटर साइड ऑफ रिसेप्टर, देयर इज डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर। एगोनिस्ट आके जुड़ा तो ये 2 रिसेप्टर पास पास आ जाते हैं, देयर इज अ डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर। और इसमें क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे,
उससे क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा जो इससे एंजाइम लिंक है। तो फर्स्ट स्टेप बाइंड द एगोनिस्ट, सेकंड स्टेप डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर, स्ट्रक्चर चेंजेस, उससे क्या होगा, ये टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होगा। अब टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होते ही इसमें जो टायरोसिन प्रोटीन है वो क्या होगा, फोस्फोराइलेट। टायरोसिन काइनेज एंजाइम का क्या काम होता है, फोस्फोराइलेशन। तो ये क्या करेगा, इस पे जो टायरोसिन रेसिड्यूल होता है उसको क्या करेगा, फोस्फोराइलेट। और ये क्या करेगी, जब ये फोस्फोराइलेट होता है तो अंदर की बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, ये उनको फोस्फोराइलेट करेगा एंड प्रोड्यूस इफेक्ट। सिंपल सा अपन को इतना याद रखना है, ठीक है। तो इससे है एंजाइम लिंक रिसेप्टर, यानी इससे एंजाइम लिंक है अंदर वाली साइड से। जैसे ही एगोनिस्ट आया ये एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने से क्या होगा, ये प्रोटीन को फोस्फोराइलेट करेगा, कई साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को फोस्फोराइलेट करेगा, प्रोड्यूस इफेक्ट। इस पे जो क्वेश्चन आता है उस पे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग एंजाइम लिंक रिसेप्टर के थ्रू काम करती है या टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के थ्रू काम करती है। तो आप याद रखना, जैसे इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन किसके थ्रू काम करती है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के थ्रू। ये अपन डिटेल कब पढ़ेंगे, जब अपने पास इंसुलिन की मैकेनिज्म आएगी, वहां मैं पूछूंगी तुमसे कि इंसुलिन कौन से रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। लास्ट अपना बच गया इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, ये इसको बोला अपने ट्रांसक्रिप्शनल रिसेप्टर। अभी तक जितने भी रिसेप्टर थे वो कहाँ प्रेजेंट थे, सेल मेम्ब्रेन पे। ये वाला रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल ये अपन सेल बनाते हैं, ये मैंने एक सेल बनाई, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये रिसेप्टर कहाँ पड़ा है, मे बी इन द साइटोप्लाज्म और मे बी न्यूक्लियस। एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन, कौन सी ड्रग साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के थ्रू काम करती है, कौन सी न्यूक्लियर रिसेप्टर के। तो अपन एक मोस्ट कॉमन इसका एग्जाम्पल है स्टेरॉइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड। नाम सुना होगा सभी ने, स्टेरॉइड वर्ड बोलते हैं ना अपन, फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा आपने। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड के जो रिसेप्टर होते हैं ना वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो यानी ये साइटोप्लाज्म में पड़ा है ये रिसेप्टर, दिस इज द रिसेप्टर, ये साइटोप्लाज्म में पड़ा है। नॉर्मली ये रिसेप्टर है इनएक्टिवेटेड स्टेज में है, क्योंकि इसके साथ यहाँ कुछ प्रोटीन अटैच होती है, इनहिबिटरी प्रोटीन, हीट स्ट्रोक प्रोटीन 90 एंड अदर प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन इसके साथ अटैच होती है, इस रिसेप्टर को इनएक्टिवेटेड स्टेज में रखती है। अब जैसे ही एगोनिस्ट है, जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड, जैसे ही एगोनिस्ट इसमें एंटर करेगा और ये इसके साथ जाके बाइंड होगा, जैसे ही इसकी जो दो साइड होती है इस रिसेप्टर की, एगोनिस्ट बाइंडिंग साइड और ये होती है डीएनए बाइंडिंग साइड। यहाँ पे जिंक फिंगर्स होती है, जिंक अटैच है, ये होती है डीएनए बाइंडिंग साइड। तो इस रिसेप्टर की दो बाइंडिंग साइड है, एगोनिस्ट बाइंडिंग साइड एंड डीएनए बाइंडिंग साइड। तो सबसे पहले रेस्टिंग स्टेज में था, अब जैसे ही एगोनिस्ट आया, ये एगोनिस्ट यहाँ आके जुड़ गया अपने साइट पे, जैसे ही जुड़ा ये रिमूव हो गई और रिसेप्टर क्या हो गया, एक्टिवेट। अब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, उससे क्या होगा, इसका डायमराइजेशन, दो रिसेप्टर पास पास आ जाएंगे, देयर इज डायमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर। दो रिसेप्टर पास पास आ गए और ये किस में एंटर करेंगे, न्यूक्लियस में। यहाँ एगोनिस्ट जुड़ा हुआ है, ये दो रिसेप्टर पास पास आ गए। अब ये क्या करेंगे, ये किस पे जाके जुड़ेंगे, डीएनए पे, डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट पे। उस रीजन को बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड रिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यानी डीएनए के पर्टिकुलर पार्ट पे जैसे ही जाके जुड़े तो इसने क्या किया, डीएनए को स्टिमुलेट किया और इसका ट्रांसक्रिप्शन किया, तो उससे क्या बनेगा, एमआरएनए। यानी इसने इसको स्टिमुलेट किया, उससे बना एमआरएनए, ये राइबोसोम पे जाएगा, ये क्या करेगा, बनाएगा प्रोटीन एंड प्रोड्यूस इफेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल रिसेप्टर, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं ये रिसेप्टर या न्यूक्लियस में होते हैं कुछ।
कुछ ड्रग्स के न्यूक्लियस में होते हैं, कुछ सब्सटेंस के यहाँ होते हैं। तो ये अपन को सिर्फ इसके बारे में इतना सा याद रखना है। अब कौन से साइटोप्लाज्मिक है, कौन से न्यूक्लियस है, ये प्री पीजी में क्वेश्चन आता है। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, एक तो अपन को याद हो गया, ग्लूकोकोर्टिकोइड के जो रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म में है। मिनरेलोकोर्टिकोइड है, उसका साइटोप्लाज्म में होता है। विटामिन डी, हमारी बॉडी में जो विटामिन डी एक्ट करता है थ्रू साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर के एग्जांपल क्या हैं? विटामिन ए, T3, T4, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, तो इनके हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है ऑल आर न्यूक्लियर रिसेप्टर एक्सेप्ट विटामिन ए, एस्ट्रोजन, T3 या विटामिन डी, तो क्या आंसर टिक करोगे? ऑल आर न्यूक्लियर रिसेप्टर एक्सेप्ट विटामिन डी, आया हुआ है इस पे क्वेश्चन। तो ये अपना हो गया एक मैकेनिज्म, वो ड्रग्स आपको याद रखनी पड़ेगी। अपना पूरा केटीटी में यही काम रहेगा, अपन को टाइप्स ऑफ रिसेप्टर मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग का याद करना है। तो ये अपना हो गया रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन। कल अपन डिस्कस करेंगे नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन।